हेलो स्टूडेंट्स, मुस्कान टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पॉलिटेक्निक और जो आईटीआई के छात्र हैं उनके लिए इंटरनल वायरिंग का जो टॉपिक है वो हम लोग ख़त्म कर रहे हैं और अब हम लोगों ने लगभग जो इसके बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं उसको हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल वायरिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि इंटरनल वायरिंग को करने से पहले किन किन नियमों का ध्यान रखा जाता है, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए इंटरनल वायरिंग की जाती है। ठीक है, तो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने पॉलिटेक्निक और आईटीआई के दोस्तों में शेयर भी करिए, ताकि जिन लोगों को हमारे चैनल के बारे में जानकारी नहीं है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और जितने भी वीडियोज़ हैं उनको मिल सकें और वो अपनी तैयारी घर बैठे कर सकें। बाकी आप लोग जान ही रहे हैं कि कोरोना का कहर पूरे विश्व में चल रहा है और हमारे देश में भी वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इसीलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने हाथ, मुंह और नाक हमेशा क्या करते रहिए, धोते रहिए। मतलब कहने का यह कि अपने हाथ को हमेशा धोते रहिए और हाथ से मुंह और नाक को छूने से जहाँ तक संभव हो सके बचे रहिए, ताकि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी जिसका कि इलाज अभी तक नहीं है उसको फैलने से रोका जा सके। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल वायरिंग के में प्रयोग किए जाने वाले नियमों के बारे में। ठीक है, तो कितने नियम हैं, तो हम लोग जो नियम मतलब कि यूज़ किए जाते हैं उसको मैंने क्लासिफाइड कर दिया यहाँ पर अलग अलग, मतलब कि जो टॉपिक्स है उससे संबंधित। जैसे कि क्या होता है कि इंटरनल वायरिंग में एक ही जगह पूरी वायरिंग नहीं करनी होती है आपको। मेन स्विच बोर्ड, मतलब कि इसके पहले वीडियो में हमने बताया है कि सबसे पहले जो सप्लाई आती है वो सप्लाई आती है कहाँ पर, एनर्जी मीटर में, और एनर्जी मीटर के बाद जाती है सप्लाई कहाँ पर, मेन स्विच बोर्ड में। मेन स्विच बोर्ड के बाद लाइन जाती है कहाँ पर जी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। उसके बाद अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सर्किट घर में पूरे पावर को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसी से संबंधित नियम है यहाँ पर एक एक करके। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पॉइंट वाइज कर दिया है ताकि आपको समझने में क्या हो सके, आसानी हो सके। फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो में केवल हम आपको थ्योरेटिकली चीज़ें बताएंगे कि जो नियम होते हैं वो कैसे होते हैं। जो इसका पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से जो पूरा डिटेल्स रूल है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं आपको वो नियम जो है जो पीडीएफ में मिलेगा वो कह क्या रहा है, मतलब उसको मैं समझा दूंगा इस वीडियो में आपको। बाकी जब क्वेश्चन करना होगा तो इस नियम की ज़रूरत आपको वहाँ पर क्या होगी, पड़ेगी। ठीक है, तो एक एक करके पहले आपको हम बताना चालू करते हैं। देखिए, पहला नियम है एनर्जी मीटर, फुल फॉर्म इसका ईएम का, मेन स्विच बोर्ड एवं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से संबंधित नियम। पहले नियम के बारे में हम आपको समझाते हैं। देखिए, पहले नियम में पहला पॉइंट कहता है कि जो सप्लाई आनी चाहिए सबसे पहले बिना किसी कटआउट फ्यूज के एनर्जी मीटर में जानी चाहिए। क्या कहता है पहला नियम, यानी कि एनर्जी मीटर में सप्लाई जानी चाहिए। दूसरा नियम कहता है इसमें कि एनर्जी मीटर ऐसे स्थान पर लगाया जाना चाहिए जो स्थान धूप, वर्षा और मतलब कि खुले स्थान पर न हो, तथा वहाँ पर जो सप्लायर है, जो बिजली विभाग का कर्मचारी है, वो किसी भी समय आसानी से क्या हो सके, वहाँ पे पहुँच सके। जैसे कहने का मतलब यह कि अगर आप एनर्जी मीटर बेडरूम में लगा देते हैं तो बेडरूम में लगाएंगे तो क्या होगा, सबको डिस्टर्ब करता हुआ रीडिंग लेने वाला हर मंथ पे जब आएगा तो रीडिंग लेने के लिए सबको डिस्टर्ब करते हुए क्या होगा, वो घर में प्रवेश करेगा। तो इसीलिए अगर आप एनर्जी मीटर बरामदे में लगा देते हैं, जहाँ से आप घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आएगा, अपना रीडिंग लेगा और चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्थान पर होना चाहिए जो धूप वर्षा से मुक्त हो और रीडिंग लेने में भी क्या हो, आसानी हो। तीसरा नियम कहता है, इसे का ही मैं अभी बता रहा हूँ। तीसरा नियम इसका कहता है कि एनर्जी मीटर के तुरंत बाद, ध्यान रखिएगा, जस्ट बिफोर नहीं, जस्ट लेटर, यानी कि एनर्जी मीटर के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, एक मेन स्विच बोर्ड लगाया जाना चाहिए। देखिए, एनर्जी मीटर के तुरंत बाद एक क्या लगना चाहिए, मेन स्विच बोर्ड लगना चाहिए। उसके बाद चौथा नियम कहता है कि मेन स्विच बोर्ड के बाद अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर, यानी कि आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी नीड के अनुसार मेन स्विच बोर्ड के बाद क्या लगना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगना चाहिए, ताकि सर्किट को आवश्यकता अनुसार क्या किया जा सके, परिपथों में डिवाइड किया जा सके। क्लियर हो रही है ना बात, यानी कि एनर्जी में मेन स्विच बोर्ड के बाद क्या लगना चाहिए, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगना चाहिए। इसका पांचवा नियम कहता है कि अगर कोई भवन, मतलब कि एक मेन घर हो गया आपका, और वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक मान लो कि गेस्ट रूम बना दिया है या किसी को बैठने के लिए, वहाँ पर मतलब कि दूर स्थित अगर कोई भवन है या आप सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे लाइन लेके जाना चाहते हैं, सप्लाई लेके जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर ले जाने के लिए एक आप सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की क्या करते हैं, व्यवस्था करनी चाहिए।
ये आपका पहले नियम के अंतर्गत आपका आ जाता है। क्लियर हो रही है ना बात? तो अभी पहला नियम हम लोगों ने समझ लिया। अब हम आपको बताते हैं दूसरे नियम के बारे में, परिपथ व्यवस्था से संबंधित नियम। और इससे पहले कि परिपथ व्यवस्था से संबंधित नियम बताएं, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें एक और नियम ये कहता है कि जो तीनों की ऊंचाई है, जो आपका एनर्जी मीटर, मेन स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तीनों की जो ऊंचाई है वो फर्श से फ्रॉम फर्श कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर होने चाहिए। यानी कि एनर्जी मीटर को, मेन स्विच बोर्ड को और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को फर्श से आप कितनी ऊंचाई पर लगाएंगे, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाएंगे। ठीक। दूसरा है आपका परिपथ व्यवस्था से संबंधित नियम। ठीक है, पहले नियम को मैं मिटा दे रहा हूं ताकि यहाँ पर आपको, मेरे को लिखने में दिक्कत ना हो और आपको समझने में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा ना हो। ठीक है, दूसरा नियम है परिपथ व्यवस्था से संबंधित नियम। तो परिपथ व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद क्या किया जाता है, सप्लाई को पूरे घर में डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी से संबंधित नियम है ये। पहला नियम इसका ये कहता है कि घर में लाइट एंड फैन का एंड पावर का, दोनों का अलग अलग सर्किट होना चाहिए। यानी कि घर में आप बल्ब, पंखा और 5 एम्पेयर का अगर सॉकेट यूज कर रहे हैं तो वो लाइट एंड फैन सर्किट के अंतर्गत आएगा। अगर आप 15 एम्पेयर का सॉकेट यूज कर रहे हैं तो वो पावर सर्किट के अंतर्गत आएगा। क्लियर? तो लाइट एंड फैन का और पावर का सर्किट क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है। दूसरा इससे संबंधित नियम क्या कहता है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है ना? मतलब कि घर में सिंपल अगर आपको कोई बल्ब जलाना है, पंखा चलाना है, कूलर चलाना है या 5 एम्पेयर के सॉकेट के द्वारा मोबाइल चार्ज करना है तो वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे, लाइट एंड फैन सर्किट के अंतर्गत। इसके अलावा जैसे आपको फ्रिज चलाना हो गया, हीटर चलाना हो गया, आपका प्रेस चलाना हो गया, तो उसके लिए आपको 15 एम्पेयर की सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो 15 एम्पेयर के सॉकेट के अगर आपको कनेक्शन करना हो तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो तार जाएगा वो डायरेक्ट यहीं से जाएगा और सीधे सीधे 15 एम्पेयर के सॉकेट में जाकर के क्या किया जाएगा, कनेक्शन किया जाएगा। ये नहीं कि लाइट एंड फैन सर्किट में आप लेके जा रहे हैं, इसके द्वारा ही कनेक्शन किया है और यहीं से लूप करके आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। ये पहला नियम कहता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पावर सर्किट इज मच हायर देन लाइट एंड फैन सर्किट। सो इफ वी आर इंक्लूडिंग बोथ द सर्किट देयर विल बी हाई करंट डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड फैन सर्किट एंड पावर सर्किट। इस प्रकार से आपको क्या हो जाएगा, तार के जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए अलग अलग रखा जाता है। दूसरा नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिए, दूसरा नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको इसका ज़रूरत बार बार पड़ेगा। नियमों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, लेकिन ये नियम बहुत बड़ा मायने रखेगा। देखिए, दूसरा नियम कहता है कि लाइट एंड फैन सर्किट में मैक्सिमम आपके 10 पॉइंट और 800 वाट लोड, ध्यान रखिएगा, 10 पॉइंट और 800 वाट लोड से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि लाइट एंड फैन सर्किट में बल्ब, पंखा और 5 एम्पेयर का सॉकेट आते हैं, इन तीनों की संख्या कुल मिलाकर 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 800 वाट से लोड अधिक नहीं होना चाहिए। इनका लोड कैपेसिटी कितना होता है इसका हमने पिछले वीडियो में बना करके और दिया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो कुल मिला के ये है कि 10 पॉइंट, जैसे मान लो कि 4 बल्ब लगा दिया, 2 पंखा लगा दिया और 5 एम्पेयर का सॉकेट लगा दिया, तो टोटल पॉइंट हो गए कितने, 10 हो गए। इसके अलावा अगर आपके होते हैं बल्ब, पंखा और 5 एम्पेयर का सॉकेट, तो उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से क्या करना पड़ेगा। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये मेन स्विच बोर्ड है, मेन स्विच बोर्ड से सप्लाई आई है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। रफली समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें पीछे बता दी गई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्ले लिस्ट में जा करके आप चाहें तो देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं ना कि एक फेज वायर, एक न्यूट्रल वायर, इसको कहते हैं वन सर्किट, एक सर्किट बोला जाता है। इससे आप 10 पॉइंट और 800 वाट का लोड क्या कर सकते हैं, लेकर कनेक्शन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा होने पर आपकी लोड कैपेसिटी आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से क्या करेंगे, एक और एक्स्ट्रा तार, ये दूसरा सर्किट हो जाएगा आपका। अब इसमें आप 10 पॉइंट और 800 वाट लोड क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हैं। कम रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम पॉइंट है ये इसका रूल्स है, यानी कि 10 पॉइंट और 800 वाट से आपका लोड अधिक इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम आपका लाइट एंड फैन सर्किट से ये हो गया। ठीक है, तीसरा नियम कहता है पावर सर्किट से संबंधित, क्या कहता है, पावर सर्किट। पावर सर्किट में आपके मैक्सिमम 2 पॉइंट और 3000 वाट लोड से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पावर सर्किट में 2 पॉइंट होने चाहिए और 3000 वाट होना चाहिए। और एक जो 15 एम्पेयर का सॉकेट होता है, इसकी लोड कैपेसिटी कितनी होती है, ये पीछे बताया भी है, अभी बता दे रहे हैं, 1000 वाट होता है।
यानी कि अगर 15-15 एम्पियर के आप 2 सॉकेट लगा देते हैं तो पॉइंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लोड भले ही कम रहे, लेकिन अब अगर आप एक और इसका बढ़ाते हैं संख्या तो ये संख्या 3 हो जाएगी। उस स्थिति में आपको दूसरा सर्किट लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। यानी कि पावर सर्किट में 2 पॉइंट और 3000 वाट का लोड क्या किया जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है। क्लियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, दोनों ध्यान रखिएगा, लाइट एंड फैन का और पावर सर्किट का। अगला नियम कहता है कि एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो, क्या करना चाहिए कि प्रकाश के लिए 2 सर्किट रखने चाहिए, ताकि अगर एक सर्किट क्या हो जाए, फॉल्ट हो जाए, तो दूसरे सर्किट के द्वारा प्रकाश की सप्लाई को कंटिन्यू रखा जा सके। ठीक है, 5वां नियम इसी से संबंधित कहता है कि प्रत्येक भवन में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े तो एक एक्स्ट्रा सर्किट क्या किया जा सके, निकाला जा सके। क्लियर हो रही है बात। तो इससे संबंधित नियम हमारे क्या हो गए, समाप्त हो गए। तीसरा है आपका तार स्थापन व्यवस्था संबंधित नियम। फटाफट समझिए, देखिए तार स्थापन व्यवस्था संबंधित नियम क्या कहता है। इसमें पहला नियम ये कहता है कि गुल्ली का मोटा भाग दीवार के अंदर की तरफ स्थापित करना चाहिए। ये गुल्ली क्या होती है, जब कभी भी आप बैटन वायरिंग करते हैं या केसिंग केपिंग वायरिंग करते हैं तो क्या होता है, जैसे ये दीवार हो गई तो दीवार पे क्या होना होता है कि इसी के ऊपर लकड़ी का बैटन या केसिंग केपिंग को स्थापित करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि 30-30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर दीवार में कट लगा दिया जाता है। ये कट हो गया। अब इसके अंदर एक लकड़ी की गुल्ली आती है, ऐसे कुल्फी टाइप की, शंक्वाकार कह सकते हैं इसको, ऐसे होती है, आगे से चौड़ी होती है, पीछे से पतली होती है। तो क्या करते हैं ना कि इसको एक कटे हुए भाग में, यानी कि देखिए इसका नियम यह है कि गुल्ली जो होनी चाहिए वो 30-30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या करनी चाहिए, स्थापित करनी चाहिए। तो यहाँ पर जब गुल्ली को स्थापित करेंगे तो गुल्ली का ये जो चौड़ा वाला भाग है, ये वाला एरिया, इसको दीवार के अंदर की तरफ फिक्स किया जाता है। अब पतले वाले भाग को क्या करते हैं, बाहर की तरफ रखते हैं। पहला नियम ये हो गया, यानी कि गुल्ली का जो चौड़ा भाग होगा वो दीवार के अंदर की तरफ और पतला भाग बाहर की तरफ। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब कभी चौड़ा वाला भाग अंदर रहेगा, सीमेंट वगैरह से फिक्स हो जाएगा, तो उसके छीनने का डर नहीं रहेगा, बाहर निकलने का खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, तार स्थापन व्यवस्था संबंधित दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि वायरिंग की जो क्षैतिज रन होती है, ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज रन मतलब कि आप क्या करते हैं कि ये छत हो गया, ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, यहाँ पर किसी हाइट पर आपने क्या किया, स्विच बोर्ड लगा दिया। कितनी हाइट होती है अभी आगे आपको बताएंगे। तो स्विच बोर्ड से बल्ब को जब कनेक्शन देना हो या पंखे को कनेक्शन देना हो तो स्विच बोर्ड से इतनी ऊंचाई पर लेकर चलते हैं और फिर आगे लाइन बढ़ाई जाती है। तो इसी से संबंधित नियम बता रहे हैं। ये नियम कहता है कि जो 4 मीटर, अगर छत की आपकी ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है, छत की ऊंचाई अगर आपकी 4 मीटर है तो ये जो वायरिंग की क्षैतिज रन है इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल रन। क्षैतिज रन जो है ये छत से कितने नीचे होना चाहिए, आधा मीटर नीचे, यानी कि कितनी ऊंचाई पे, 3.5 मीटर की ऊंचाई पे, फर्श से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रन चलनी चाहिए। दूसरा नियम ये कहता है। क्लियर हो रही है बात। तीसरा नियम ये कहता है, हाँ, और ध्यान रखिएगा कि अगर सीलिंग की ऊंचाई 4 मीटर से अधिक होती है, इफ़ द हाइट ऑफ सीलिंग इज हायर देन 4 मीटर, व्हाट विल हैपन, उस स्थिति में कभी भी आपकी जो हाइट है ये क्षैतिज रन की ऊंचाई 3.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको एक बेसिक फंडामेंटल ये ध्यान रखना है कि आपको क्षैतिज रन करना कितने पे है, 3.5 मीटर की ऊंचाई पे करना है। अगर सीलिंग की ऊंचाई 4 मीटर दिया है तब, अगर सीलिंग की ऊंचाई 3.5 मीटर दे दी है तो उस स्थिति में आप 3.5 मीटर पर नहीं कर सकते हैं, आधा मीटर नीचे करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है बात। तीसरा है, मतलब तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि जब कभी भी आपको तार को दूसरे कमरे में लेके जाना हो, जैसे मान लो कि ये कमरा आपका यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्षैतिज रन आपकी यहाँ पे चल रही है, ठीक है, दूसरे रूम में लेके जाना है, तो ऐसा नहीं कि यहीं पे ड्रिल मशीन से छेद करेंगे और लेके चले जाएंगे और यहाँ पर जो स्विच बोर्ड लगा है इसको कनेक्शन दे देंगे। इसका नियम ये है कि आप कभी भी दूसरे कमरे में लाइन को पास करने के लिए सीलिंग के पास, ये सीलिंग है, यहाँ पर इतनी हाइट पर ले जाएंगे, इसको छेद करेंगे, यहाँ पे पाइप लगाएंगे, बेंड लगाइए या मोड़ लगाइए, और उसके बाद फिर दीवार के सारे नीचे आएंगे, फिर ऐसे लाएंगे, फिर इसको कनेक्शन दिया जाएगा। यानी कि कभी भी दूसरे कमरे में सप्लाई ले जाने के लिए आपको क्या करना होता है, सीलिंग के पास से ही पार किया जाता है। क्लियर। 3 नियम हो गए परिपथ व्यवस्था संबंधित नियम। चौथा नियम तार स्थापन व्यवस्था संबंधित, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि लाइट एंड फैन के लिए और पावर के लिए जो तार यूज किया जाता है वो अगर आप एल्युमिनियम तार से वायरिंग कर रहे हैं तो लाइट एंड फैन सर्किट में 1.5 mm स्क्वायर,
से कम माप का एल्युमिनियम तार प्रयोग नहीं होगा, और पावर सर्किट के लिए 2.5 mm² माप से कम माप का तार प्रयोग नहीं होगा एल्युमिनियम का। अगर आप कॉपर का यूज कर रहे हैं तो लाइट एंड फैन सर्किट में 0.96 mm², और अगर आप पावर के लिए यूज कर रहे हैं तो 1.93 mm², ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉपर के लिए लाइट एंड फैन 0.96 mm² मिनिमम साइज, एल्युमिनियम का 1.5 mm² एल्युमिनियम, पावर के लिए 2.5 mm² एल्युमिनियम मिनिमम, और 1.93 mm² कॉपर मिनिमम तार का क्या किया जाता है, प्रयोग करना चाहिए या करेंगे। उससे अगर कम करते हैं तो आपकी तार की क्या होगी, जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी इससे संबंधित और भी नियम है, जैसे कि कंड्यूट का जो भाग है, कंड्यूट है, उसको अर्थिंग करना चाहिए। भली बात ही अगर अर्थिंग किए रहेंगे तो लीकेज करंट अगर होती है तो उस स्थिति में झटका लगने से क्या हो सकता है, आप बच सकते हैं। क्लियर है ना बात। अगला नियम हम आपको बता रहे हैं लाइट फैन स्विच एंड स्विच बोर्ड से संबंधित नियम। ये थोड़ा सा वीडियो में भी लंबा हो सकता है, लेकिन इसी एक वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि पूरे जो रूल्स हैं वो क्या किया जा सके, इंक्लूड किया जा सके, ताकि आपको बार बार अगले वीडियो को ना देखना पड़े, और ख़ास कर यह ना सुनना पड़े कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आपको तो इंट्रो कराना ही कराना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा धीरज इस वीडियो में बना करके और आप लोग पढ़ लीजिएगा, ताकि रूल्स जब तक नहीं जाने रहेंगे, नियम कानून नहीं पता रहेगा, तब तक आप इंटरनल वायरिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसको मैं फटाफट खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइट फैन स्विच एंड स्विच बोर्ड से संबंधित क्या नियम है। लाइट फैन स्विच और इससे संबंधित नियम, पहला नियम ये कहता है कि जब तक कोई और आवश्यकता न हो, जितने भी बल्ब बिंदु होते हैं, यानी कि जितने भी प्रकाश बिंदु होते हैं, उनको 2.5 मीटर की ज़मीन से जितनी भी हाइट ली जा रही है, ध्यान रखिएगा कि उसकी जो हाइट ली जा रही है वो फर्श से ली जा रही है। सभी बल्ब कितनी ऊंचाई पर लगाने चाहिए, 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाई जानी चाहिए। और जितने भी आपके पंखे हैं, सीलिंग फैन है, वो 2.55 मीटर की ऊंचाई पर लगाए जाने चाहिए। जितने भी आपके स्विच हैं, 1 वे स्विच हुआ या 2 वे स्विच हुआ, इसकी ऊंचाई जो होती है 1.3 मीटर होती है। जितना भी, अब ध्यान रखिए सबके बारे में, लाइट हो गया, फैन हो गया, स्विच हो गया। स्विच बोर्ड की जो ऊंचाई होती है, आपकी स्विच बोर्ड की जो ऊंचाई होती है वो फर्श से 1.25 मीटर की होती है। इस नियम को ध्यान दीजिए। मेन स्विच बोर्ड, एनर्जी मीटर और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, पहला नियम जब बताया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि उनकी हाइट कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। बट हियर द स्विच बोर्ड हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज 1.25 मीटर। क्लियर हो रही है ना बात। तो ये हो गया आपका इससे संबंधित नियम। स्विच से संबंधित और भी नियम है, जैसे कि फेज वायर में ही स्विच लगाया जाना चाहिए, न्यूट्रल वायर में न्यूट्रल लिंक लगाया जाना चाहिए, फ्यूज़ लगाना चाहिए फेज वायर में। ये सारे नियम किससे संबंधित हो गए, आपके इससे। पांचवा नियम है किचन, बाथरूम और बेडरूम से संबंधित नियम। किचन से संबंधित नियम ये है कि बल्ब ऐसे स्थान पर लगाया जाना चाहिए जो कि कार्यस्थल पर परछाई न पड़े। मतलब कहने का यह है कि देखिए, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पे हमारा बनाने वाला जो किचन में बनाया गया रहता है, डेस्क स्पॉट कह सकते हैं, या ये सिंपल समझ लीजिए कि जो छज्जा बनाया गया रहता है जिस पर गैस रख के खाना बनाते हैं, तो इधर आपको बनाना है, पीछे बल्ब लगा दिया तो आपकी परछाई कहाँ पड़ेगी, कढ़ाई में पड़ेगी। तो उस स्थिति में आपका फ़ौरन जल गया है, लाल हुआ है कि बिल्कुल काला हो गया है, समझ में नहीं आने वाला। तो ऐसा करना चाहिए कि आप इधर आपका वर्किंग प्लेस है तो इधर आप बल्ब लगाएंगे ताकि आपकी परछाई पीछे जाए। क्लियर है ना बात। इससे संबंधित यही नियम है। बाथरूम से संबंधित नियम ये है कि बाथरूम का जो बल्ब होना चाहिए इतनी हाइट पे लगाया जाना चाहिए कि पानी वहाँ पे ना पहुँच सके। खूब छपाक के नहाएं तब भी पानी आपके बल्ब तक ना पहुँच पाए, नहीं तो ख़राब होने का डर रहता है। कोशिश करनी चाहिए कि अगर बाथरूम का जो स्विच है वो क्या हो, दरवाजे के बाहर लगाया जाए। अगर दरवाजे के बाहर लगाना संभव नहीं है, कुछ ऐसी स्पेशल डिमांड है, तो ऐसे स्थान पर लगाइए कि वहाँ पे पानी ना पहुँच सके। ठीक है। बेडरूम से संबंधित नियम, ये देखिए थोड़ा कह सकते हैं भोजपुरी भाषा में अगर कहें तो आलाई लोगों के लिए ये नियम है। आलाई मतलब कि जो बिल्कुल आलसी टाइप के होते हैं। ये नियम एक ही है कि बेडरूम का बल्ब जो होना चाहिए ऐसे स्थान से नियंत्रित होना चाहिए जहाँ आदमी सो रहा है। अब थोड़े से सुख के लिए आप पूरे नियम को ही बदल दिया आपने, पलंग के पास स्विच लगा दीजिए ताकि जब आप एकदम आप सोने चले गए हैं तो वहीं पर जाकर स्विच को क्या करें, दबाएं और बल्ब हमारा क्या हो जाए, बुझ जाए। तो बेडरूम से संबंधित नियम ये है, यानी कि सोने के कमरे वाला, यानी कि बेडरूम का जो बल्ब होना चाहिए वो सोने वाले स्थान से, जो आपका पलंग है उस स्थान से क्या होना चाहिए, नियंत्रित होने वाला होना चाहिए। क्लियर है बात। सॉकेट आउटलेट से संबंधित नियम क्या कहता है। सॉकेट आउटलेट से संबंधित नियम ये है कि
सॉकेट का जो सॉकेट होना चाहिए स्विच से कंट्रोल होना चाहिए। फटाफट मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, आपको वो चाहिए लिखित रूप में चाहिए, PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। सॉकेट से संबंधित नहीं है। पहला कहता है कि सॉकेट जो होना चाहिए वो स्विच से क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि स्विच को कंट्रोल, सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए स्विच की ज़रूरत होनी चाहिए, मतलब कि स्विच से कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप 5 एम्पियर का सॉकेट यूज कर रहे हैं तो उस पर केवल आप लाइट एंड फैन लोड ही दे सकते हैं। तीसरा कहता है कि पावर सर्किट के लिए आपको 15 एम्पियर का सॉकेट क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना चाहिए। चौथा नियम कहता है, मतलब कि थ्योरेटिकली ही है, चौथा नियम कहता है कि कभी भी सॉकेट जो आपके मतलब कि उपकरण है उसके पीछे नहीं लगाया जाना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई पैनल बोर्ड हो गया, जैसे आप किसी इंडस्ट्री की या फिर वर्कशॉप की वायरिंग कर रहे हो तो मशीन यहाँ पर फिक्स करके रख दी गई है, उसके पीछे ही आपने क्या कर दिया, सॉकेट लगा दिया। तो उसको कनेक्ट करने के लिए या सॉकेट को प्लग में खोसने के लिए आपको बार बार मशीन के पीछे जाना पड़ेगा। तो ऐसा व्यवस्था नहीं होना चाहिए। मशीन के पीछे, उपकरण के पीछे आपका सॉकेट नहीं लगना चाहिए। उसके बाद आपका नियम कहता है कि जो आपका ये सॉकेट है इसकी ऊंचाई फर्श से 1.3 मीटर होनी चाहिए। कैसे, देखिए स्विच बोर्ड जो लगाया जाता है 1.25 मीटर, यानी कि 1.25 मीटर की ऊंचाई पर लगाते हैं। तो कभी भी आपका ये स्विच बोर्ड हो गया तो स्विच बोर्ड से थोड़ी सी ऊंचाई पर ही तो यहाँ पर क्या लगा रहता है ना, सॉकेट लगा रहता है। तो ये लगभग 0.5 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर कह सकते हैं, तभी ना, मतलब थोड़ी सी हाइट होती है ये। तो स्विच बोर्ड पे ही ये सॉकेट लगाना है तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है, 1.3 मीटर होती है, या फिर 25 सेंटीमीटर। कहीं कहीं पे क्या होता है कि देखा होगा आप लोगों ने कि फर्श के पास में ही सॉकेट लगाया गया रहता है, वो जनरली लगाया जाता है प्रेस वगैरह आपको करना है या हीटर जलाना है तो उसके लिए, ताकि वहाँ पे लगा सकें आराम से। जैसे रूम हीटर भी आपको चलाना है, या फिर आपको खाना बनाने वाला हीटर हो गया, या फिर जैसे मान लो कि आपको प्रेस करना हो गया, तो वो क्या करते हैं ना कि जैसे फर्श हो गया, फर्श से थोड़ी सी ऊंचाई पर, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। सारे नियम समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को। इसके अलावा नियम कहता है कि आपका जितने सॉकेट प्रयोग किए जाने चाहिए 3 पिन सॉकेट प्रयोग करना चाहिए, ताकि ये जो अर्थिंग पिन है इसको हम प्रयोग करके आसानी से लीकेज करंट के झटके से क्या हो सके, बच सके। क्लियर है। तो ये हो गया सॉकेट आउटलेट्स, यानी कि 5-6 नियम हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। 7वां नियम है हमारा वाहक नली से संबंधित नियम। तो इसको मैं एक सारणी बना करके आपको समझा देता हूँ कि वाहक नली जो घर में प्रयोग की जाती है तार को ले जाने के लिए, वो कितने माप की यूज की जाएगी, कितने तार के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो कितने माप की वाहक नली का प्रयोग होगा। बाकी इसमें 1-2 रूल्स अगर छूट भी गए हैं समझाने में तो वो बहुत हल्के फुल्के टाइप के हैं, जो आप अगर PDF में पढ़ेंगे तो वो आपको आसानी से क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। तो चलिए आपको हम बताते हैं वाहक नली से संबंधित नियम, ठीक है। तो देखिए अगला नियम है आपका जो 7वां नियम था वाहक नली से संबंधित नियम। तो ये 1.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम तार का अगर घर में आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए कंड्यूट की माप है। देखिए जब तार की संख्या आपकी 2-3 हो, इधर हमने तार की संख्या लिख दिया हुआ है और इधर वाहक नली की माप लिख दी है, ठीक है। तार की संख्या 2-3 होगी तो 16 mm का मतलब कि कंड्यूट यूज किया जाएगा। बाकी जैसे जैसे तार की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वाहक नली की भी माप क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हम आपको समझा देते हैं कि वाहक नली की माप जो होती है mm में आती है। देखिए वाहक नली की ये होगी माप, वाहक नली की ये होगी माप। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिख रहा है यही mm में आता है, 38 mm, 25 mm, 131 mm जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो जैसे तार की संख्या अगर बढ़ती है तो इसकी मोटाई क्या करनी पड़ेगी, आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो जनरली आप देख रहे हैं ना कि जैसे नंबर ऑफ वायर इज बीइंग इंक्रीज हेंस द साइज ऑफ कंड्यूट इज आल्सो बीइंग इंक्रीज, है कि नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में छाँट नहीं रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने अंग्रेजी को इन्फ्लुएंस बना सकूँ धारा प्रवाह। इसलिए अगर किसी प्रकार की गलती हो जाए तो इसके ऊपर कमेंट मत कीजिएगा कि अंग्रेजी मतलब कि छाँट रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बाकी आप लोगों को मैं समझा ही देता हूँ इसका जो अनुवादित रूप है। ध्यान दीजिए आगे। अब ये हो गया, जैसे मान लो कि ये 25 mm का हो गया तो 25 mm के तार के द्वारा आप मैक्सिमम 8 तार लेके जा सकते हैं, और अगर ये 38 mm का हो गया तो मैक्सिमम आप इसके द्वारा 15 तार लेकर के जा सकते हैं। अब इससे संबंधित एक नियम ये समझ लीजिए कि जैसे क्या है कि आपके घर में मान लीजिए कि कहीं कहीं पे 2 तार गए हैं, कहीं कहीं पे 3 तार गए हैं, कहीं कहीं पे 4 तार गए हैं, तो आप पूरे घर में चाहें तो एक ही माप का कंड्यूट यूज कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कि 4 तार के लिए आप 19 mm का कंड्यूट क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है।
तो उस स्थिति में आप चाहें तो पूरे घर में 19 mm का एक सिंगल यानी कि एक रूप का एक समान साइज़ का कंडक्ट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कहीं कहीं पे क्या होगा कि 9 तार हो गए, तो 9 तार के लिए 31.5 mm का आप चाहें तो पूरे घर में यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे मान लो कि अब आप वहाँ पर देखेंगे कि 9 तार कितनी दूरी तक, जैसे 4 मीटर 5 मीटर तक गया है, तो उसके लिए आप पूरे घर में 31.5 mm नहीं दौड़ा सकते। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में 4-5 मीटर के लिए 31.5 mm माप के लिए वहाँ पर आपको पूरे घर के जो कंडक्ट की साइज वो बढ़ानी पड़ेगी। उस स्थिति में आपको महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए ये देखा जाता है कि लंबाई में किस कंडक्ट की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है, तो कोशिश की जाती है कि उसी माप का एक इवेंट क्या किया जा सके, घर में पूरे दौड़ाया जा सके। ठीक है। उसी प्रकार अगर आप बैटन के द्वारा वायरिंग कर रहे हैं तो बैटन की माप है, ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो बैटन की माप होती है वो मोटाई और चौड़ाई के फॉर्मेट में आती है। मतलब कि ये हो गया आपका बैटन, ये चौड़ाई हो गई और ये इसकी हो जाती है मोटाई। ठीक है, ये वाला ये थिकनेस है, ये इसका क्या है, चौड़ाई है। तो इसी के ऊपर तार को लेकर के चलते हैं। तो जैसे जैसे तारों की संख्या बढ़ेगी तो केवल ये चौड़ाई बढ़ेगी, मोटाई इसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखिए इधर वाले सेक्शन में इसकी मोटाई हमने लिखी हुई है, इसका यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ चौड़ाई गुणे मोटाई। ये मोबाइल नंबर मत समझिएगा, मोटाई है वो। ठीक है। तो चौड़ाई क्या हो रही है, तारों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रही है, 31.5, 38, 44.5, 50, 56, 63 ऐसे करके क्या हो रही है, बढ़ रही है। बट मोटाई क्या है आपकी, सेम है। ठीक है। तो ये हो गया आपका चौड़ाई और ये क्या हो गया आपका मोटाई। तो चौड़ाई गुणे ये चौड़ाई है और ये क्या है आपका मोटाई है। इसके फॉर्मेट में हमने क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, जो इंटरनल वायरिंग से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको हमने बता दिया। इसका PDF इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप को आपको ये वीडियो समझ में आ गया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। आपके द्वारा किए गए इस काम से हमको मोटिवेशन मिलता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।